हर ह्यूमन बीइंग के स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हमें अपेंडिक्स कहते हैं। जब भी इसमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है या इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको मेडिकल साइंस में हम नाम देते हैं विच इज नोन एज अपेंडिसाइटिस। क्लासिकल क्लिनिकल फीचर एक्यूट अपेंडिसाइटिस में चिल्ड्रन में होते हैं, वो होते हैं पेन इन द राइट इलेक फोसा, राइट लोअर एब्डोमेन में बच्चों को सीवियर पेन होता है। इसके बाद वॉमिटिंग होती है एंड देन फॉलोड बाय फीवर। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है विच इज नोन एज लॉस ऑफ एपेटाइट। ये चारों मोर देन 90% ऑफ चिल्ड्रन विद एक्यूट अपेंडिसाइटिस प्रेजेंटेशन होती है, पर इनका एक्सटेंट डिफरेंट होता है। जो पेन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक ये बताई जाती है कि वो अम्ब्लाइकस दैट इज नेवल से स्टार्ट होती है और धीरे धीरे शिफ्ट हो जाती है राइट लोअर एब्डोमेन में। पर ये बच्चे बहुत बार इसको डिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं और याद नहीं रख पाते। विद एंटीबायोटिक्स और मेडिसिन जो बहुत सारे लोग हम लोग ले लेते हैं उससे भी बहुत सारे सिम्टम्स वेरी हो जाते हैं और क्लासिकल प्रेजेंटेशन नहीं। इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स जिसे नोन एज अपेंडिसाइटिस ये बच्चों में बहुत अनकॉमन नहीं है। डेफिनेटली एज ए पीडियाट्रिक सर्जन हम लोग रेगुलरली इसको देखते रहते हैं और ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ होता है सीवियर पेन एब्डोमेन इन ए स्मॉल चाइल्ड और इवन एडोलेसेंट चाइल्ड। जब भी एक क्लासिकल क्लिनिकल फीचर होते हैं ये इम्पॉर्टेंट है कि हम बच्चों का क्लिनिकल एग्जामिनेशन करें, बिकॉज पूरी दुनिया में माना गया है कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन द बेस्ट मॉडलिटी टू डायग्नोज एक्यूट अपेंडिसाइटिस। अगर एक सर्जन जो हाथ लगाकर डायग्नोसिस करता है, बच्चों को एग्जामिन करके डायग्नोसिस करता है, वो बेस्ट तरीका माना जाता है। और इसमें कुछ साइंस होते हैं जो हम एलिसिट करते हैं जब बच्चों को दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब राइट इलेक फोसा में टच करते हैं तो बच्चे को बहुत पेन होता है, प्रेस करते हैं उसमें डीप पाल्पेशन करते हैं तो बच्चे को पेन होता है। इसके अलावा अगर लेफ्ट साइड भी कभी कभी प्रेस करते हैं तो वो राइट साइड में पेन, जिसके नाम से जो हम मेडिकल साइंस में बच्चों को पढ़ाते हैं, ये सभी क्लिनिकल मीन्स है, क्लिनिकल डायग्नोसिस है। हार्ट रेट बच्चों का इंक्रीज हो जाता है, बच्चों का फीवर हो जाता है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन, गुड क्लिनिकल एग्जामिनेशन एक अच्छा मीन एंड वन ऑफ द बेस्ट मीन्स फॉर डायग्नोजिंग एक्यूट अपेंडिसाइटिस इवन इन ए स्मॉल चाइल्ड। अगर हम एनालाइज करें तो हमारे पास 3 मीन्स है डायग्नोसिस के लिए: क्लिनिकल एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन। क्लिनिकल एग्जामिनेशन जैसा मैंने बताया था सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। सस्पेक्टेड केसेस में हम ब्लड टेस्ट कराते हैं जिसमें कि टोटल ल्यूकोसाइट काउंट एंड सीआरपी तो इम्पॉर्टेंट मार्कर्स होते हैं। जब भी बॉडी में कुछ गड़बड़ी होती है, इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होता है, बॉडी उसको कंटेन करने की कोशिश करता है और इसी कारण टोटल ल्यूकोसाइट काउंट इंक्रीज होते हैं, न्यूट्रोफिल काउंट्स भी इनमें इंक्रीज होते हैं। CRP is also a surrogate marker for inflammation inside the body. हम लोग अपेंडिसाइटिस के डायग्नोसिस इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि अगर सही समय पर अर्ली डायग्नोसिस कर लें, सर्जिकल इंटरवेंशन बहुत ही इजी होता है। आज आपने सर्जरी की और 2 दिनों के बाद आराम से बच्चे डिस्चार्ज हो सकते हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती। ऑन द अदर हैंड अगर कॉम्प्लिकेटेड अपेंडिसाइटिस हो गया, अगर अपेंडिक्स फट चुका है, पूरे पेट में पस बन गई है, तो सेम सर्जरी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। बच्चों का 5 से 10 दिन बहुत बार स्टे बढ़ जाता है हॉस्पिटल में और साथ में इनके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन भी होते हैं। अगर पूरे पेट में पस फैल गया है तो एडिजिव ऑब्स्ट्रक्शन आते आपस में चिपकती रहती हैं, बच्चों को मीठा मीठा पेन बहुत लंबे सालों तक होता रहता है और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ हैम्पर होती है। इसलिए माना जाता है कि अपेंडिसाइटिस के डायग्नोसिस जल्दी करनी चाहिए। इसके बाद बहुत बार ये होता है कि अपेंडिसाइटिस बच्चे का 10th का एग्जाम है, 12th का एग्जाम है, उस समय ही मैनिफेस्ट होता है और अगेन अगर एग्जाम के बीच में हो गया तो उनको अगेन एग्जाम मिस करना पड़ता है। बहुत बार मंथ और बहुत बार ईयर्स भी वेस्ट हो जाते हैं। सो बच्चों में हमेशा ख्याल रखना होता है कि अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली इंटरवेंशन, लाइफ लॉन्ग उनके रिजल्ट बहुत ही अच्छे होते हैं। हमारे पास बहुत बार ये ओपिनियन के लिए आया है कि क्लिनिकली कुछ फीचर्स मिल रहे हैं, ब्लड टेस्ट में कुछ पैरामीटर्स मिल रहे हैं, रेडियोलॉजिकल टेस्ट की श्योरिटी नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें? ये बहुत अनकॉमन सिचुएशन नहीं है।
होता ये है कि हमारे यहाँ एंटीबायोटिक्स और एनाल्जेसिक की बहुत ज़्यादा यूज या मिसयूज कर सकते हैं, हम लोग करते हैं, और बहुत बार इनके कारण ये सिम्टम्स साइंस मास्क हो जाते हैं। इन सिचुएशन में बेस्ट तरीका ये होता है कि क्लिनिकली बच्चों को एग्जामिन करना, क्लिनिकली बच्चों को ऑब्जर्वेशन में रखना, बिकॉज अगर अपेंडिसाइटिस का पेन है डिक्रीज तो होगा और रीअपियर हो जाएगा, एंड देन हमें डायग्नोसिस करने में आसानी मिलती है। एक चीज मैं यहाँ पर रीएम्फसाइज करना चाहता हूँ कि बहुत बार बच्चों में ये होता है कि अपेंडिसाइटिस का पेन है और सडन वो पेन रिलीज हो गया, एंड देन बच्चा फील हो गया, एंड देन वो सिम्टम्स दोबारा आते हैं। वो इसलिए होता है कि अगर अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन हो रही है, धीरे धीरे वो फूल रही है, एंड सडनली वो परफोरेट हो जाती है। जब वो परफोरेट हो जाती है, फट जाती है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, तो बच्चों को इनिशियल रिलीफ मिलता है, और फिर धीरे धीरे पूरे एब्डोमेन में जो पस होता है धीरे धीरे बढ़ता है, और एक लाइफ थ्रेटनिंग सिनेरियो में हम लोग जा जाते हैं। फटने के बाद अल्ट्रासाउंड भी बहुत अच्छे से डिटेक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि अपेंडिक्स की साइज मोर और लेस नॉर्मल हो जाती है, डिकम्प्रेस हो जाता है। सो इन सिनेरियो में अगेन हिस्ट्री, गुड क्लिनिकल एग्जामिनेशन बाय सर्जन या बाय ए पीडियाट्रिक सर्जन, यही तरीका होता है डायग्नोसिस करने का अपेंडिसाइटिस। बच्चों के अपेंडिसाइटिस और एडल्ट के अपेंडिसाइटिस में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि बच्चों के शरीर की बनावट और एडल्ट बड़े आदमियों के शरीर की बनावट अलग अलग तरीके से होती है। बच्चों में ओमेंटम एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसकी लेंथ काफी शॉर्ट होती है, नहीं के बराबर होता है। ऑन द अदर हैंड एडल्ट्स में ओमेंटम पूरा बना होता है। ओमेंटम का काम ये होता है कि जब भी पेट में कोई भी इन्फेक्शन हो, इन्फ्लेमेशन हो, वो जाकर उसको कंटेन करने की कोशिश करती है, और अपेंडिसाइटिस को बहुत ज्यादा वो फैलने नहीं देता है। ऑन द अदर हैंड बच्चों में ये स्ट्रक्चर काफी छोटा होता है और नहीं के बराबर होता है, वो इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स को कंटेन नहीं कर पाता है, और तुरंत ही परफोरेशन बच्चे में अपेंडिक्स फटने के इंसिडेंट्स पाए जाते हैं। इसलिए बहुत जल्दी हम लोग एग्रेसिवली बच्चों को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं और उसका ट्रीट करना चाहते हैं। अपेंडिक्स की सर्जरी फुल एनेस्थीसिया में की जाती है। इसके दो बेसिक तरीके होते हैं। क्लासिकल जो कि ओपन तरीका, जिसमें राइट लोअर क्वाड्रेंट, राइट पेट के लोअर हिस्से में एक इंसिजन लगाते हैं और उससे वहाँ के अपेंडिक्स को निकाल देते हैं। आजकल जहाँ फैसिलिटीज हैं, बच्चों में भी हम लोग लैप्रोस्कोपिक अपेंडिसेक्टोमी प्रेफर करते हैं, जिसमें कि कट लगाने की जगह कैमरा डालते हैं नाभि से, और 2 पोर्ट डालकर हम अपेंडिक्स को उसके थ्रू निकाल लेते हैं। इसका एक एडवांटेज ये भी होता है कि पूरे एब्डोमेन को हम लोग देख सकते हैं, और कहीं पस हट सकता तो उसको ड्रेन कर सकते हैं। अगर फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, स्किल्स अवेलेबल नहीं है छोटे बच्चों के लिए, पीडियाट्रिक सर्जरी नहीं है, तो ओपन अपेंडिसेक्टोमी इज ऑल्सो अ गुड मीन्स टू टैकल द प्रॉब्लम। अगर अपेंडिक्स फट जाता है, देन ओपन तरीके में पूरा चीरा लगाकर पूरे एब्डोमेन से पस को निकालना होता है, साथ में अपेंडिक्स में निकालना होता है। लैप्रोस्कोपी में अगर हमें दिख जाता है परफोरेशन, तो हम उसके थ्रू लवाज कर सकते हैं, पूरे एब्डोमेन को क्लीन कर सकते हैं, पस को निकाल सकते हैं। So these are 2 basic means by which surgery for appendicitis is done. अगर अपेंडिसाइटिस की डायग्नोसिस सही समय पर हो गई और सही इंटरवेंशन हो गया है, अगर सर्जरी की नीड होती है, तो लैप्रोस्कोपिक अपेंडिसाइटिस हो गई है, तो डेफिनेटली इनके लाइफ लॉन्ग कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर होता है हमारी बॉडी में, उसको निकालने से लाइफ लॉन्ग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं मानी जाती है। सो क्वालिटी ऑफ लाइफ, लॉन्जेविटी, इससे पर कोई अंतर नहीं पड़ता है अपेंडिक्स